देखिए चालू। जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त दिनेश कुमार। आज हमारी सीडीपी की क्लास नंबर 4 है। इससे पहले आप लोगों ने क्लास 3 देखी होंगे। आई होप यू आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग आप लोगों को काफ़ी पसंद आए होंगे। तो आज से स्टार्ट अपने क्लास नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। यस, ओके। क्वेश्चन नंबर 1। कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए अध्यापिका को या अध्यापक को क्या करना चाहिए? ओके, यस। विद्यार्थियों की सहायता करनी चाहिए कि वे अपने मनोभावों को, अभिप्रेरणाओं को सुव्यवस्थित कर पाएं। यस, ऑप्शन नंबर 2। विद्यार्थियों को उनके प्रदर्शन के आधार पर वर्गीकृत करना और नामांकित करने के लिए उनके योग्यता आधारित समूह बनाने चाहिए। भाई ये तो नहीं करना चाहिए। भाई योग्यता के आधार पर उन्हें वर्गीकृत समूह बनाना ठीक रहेगा? नहीं। विद्यार्थियों में संवाद और परिचर्चा को प्रोत्साहित करना चाहिए जिससे वे बहुपरिक्षेप करने में सशक्त हो सकें। यस, ये पॉजिटिव लग रहा है आपका आंसर। नंबर 4, कक्षा में विविधता की अपेक्षा करके शिक्षण को मानक विधि को अपनाना चाहिए। यस, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? एक बार और दोबारा क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए एक अध्यापिका को या अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 3, फर्स्ट एंड थर्ड। आपका पहला ठीक है। विद्यार्थियों की सहायता करनी चाहिए कि वे अपने मनोभावों को, अभिप्रेरणाओं को सुव्यवस्थित कर पाएं, और उसके बाद विद्यार्थियों में संवाद और परिचर्चा को प्रोत्साहित करना चाहिए जिससे वे बहुपरिक्षेप करने में सशक्त रहें। तो यस, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों। ओके, क्वेश्चन नंबर 2। प्रतिकूल परिस्थितियों और वंचित पृष्ठभूमि वाले अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है? ध्यान रखना है दोस्तों। प्रतिकूल परिस्थितियों और वंचित पृष्ठभूमि से, जो पिछड़े वर्ग से वंचित पृष्ठभूमि वाले अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है, सबसे श्रेष्ठ है? ऑप्शन नंबर 1, विद्यार्थियों को संतुलित चुनौतीपूर्ण लक्ष्यों के लिए अवप्रेरित करना और उपयुक्त शिक्षण सहायता उपलब्ध कराना। क्या ये ठीक होगा? कार्यकलापों के लिए सहयोगी समूह बनाना और विद्यार्थियों को एक दूसरे का समर्थन करने के लिए प्रोत्साहित करना। क्या ये सही होगा? अधिगमकर्ताओं से बातचीत करके उनकी आवश्यकताएं और उनके सम्मुख आई चुनौतियों को समझाना। क्या ये ठीक होगा दोस्तों? अधिगमकर्ताओं को विद्यालय के बाहर ट्यूशन पढ़ाने के लिए कहना जिससे कि अध्यापक को उन पर अधिक ध्यान ना देना पड़े। तो दोस्तों ये तो होगा नहीं आपका। तो क्या राइट आंसर होगा आपका? प्रतिकूल परिस्थितियों और वंचित पृष्ठभूमि वाले अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने के लिए क्या होगा इसका राइट आंसर? राइट आंसर होगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 4, यस। प्रभावशाली नहीं है, आपने नहीं के ऊपर में ध्यान नहीं दिया होगा, इसीलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। बाकी के ये सारे ठीक है, ये रॉन्ग है जो इसका राइट आंसर है। यस, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। बच्चों की अधिगम में शारीरिक स्वास्थ्य और सांवेगिक अवस्था का कोई आपसी संबंध नहीं होता। क्या ये ठीक होगा? कि उनकी भूमिका नग्न है। क्या ये ठीक होगा? कोई प्रभाव नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर 4, एक ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो दोस्तों बताइए, बच्चों के अधिगम एवं शारीरिक स्वास्थ्य के लिए कौन सा इसका राइट आंसर होगा? नंबर 4, कि एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यस, 4th इज राइट आंसर। बच्चों की अधिगम में शारीरिक स्वास्थ्य और संवेग की अवस्था एक महत्वपूर्ण भूमिका रखती है। ओके, यस। अगला क्वेश्चन है, कक्षा में प्रभावशाली अधिगम के लिए चाहिए बजाय वातावरण की रचना करनी चाहिए। ओके, क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर 1, भयावह सुसाध्य होना चाहिए, प्रतिस्पर्धिक सुसाध्य होना चाहिए, सहयोगिक या प्रतिस्पर्धिक होना चाहिए, प्रतिस्पर्धिक या सहयोगी होना चाहिए। तो दोस्तों
कक्षा में प्रभावशाली अधिगम के लिए निम्नलिखित में से खालिस्तान की बजाय वातावरण को खालिस्तान वातावरण की रचना करनी चाहिए। तो क्या होगा दोस्तों इसका राइट आंसर? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यस, सहयोगिक एवं प्रतिस्पर्धिक वातावरण की रचना करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण विद्यार्थियों को अधिगम के लिए अभिप्रेरित करने के लिए प्रभावशाली पद्धति है? ध्यान रखना दोस्तों, बच्चों के सीखने के लिए अभिप्रेरित करने के लिए कौन सी पद्धति सबसे अधिक प्रभावशाली होगी? यस, ऑप्शन नंबर वन, वे कार्य देना जो उनको बहुत सरल लगता है। क्या बच्चों को बहुत सरल कार्य देने से उनकी अधिगम शैली अभिप्रेरित करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रभावशाली रहेगी? ऑप्शन नंबर टू, प्रतियोगिताओं के लिए बहुत से अवसर उपलब्ध कराना। क्या उनकी प्रतियोगिताएं कराना? ऑप्शन नंबर थर्ड, पाठ उपलब्ध कराना, विशेषकर जब विद्यार्थियों को कोई नया कौशल सीखना हो। क्या ये ठीक होगा? ऑप्शन नंबर फोर, सीखने से ज़्यादा कार्य पूर्ण करने पर बल देना। अरे भाई, बच्चों को सीखने से ज़्यादा किसी के ऊपर में कार्य पर बल देना, ये ठीक होगा? नहीं, ये तो आपका नेगेटिव है, ये आपका आंसर होगा नहीं। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर थर्ड, पाठ उपलब्ध कराना, विशेषकर जब विद्यार्थियों को नया कौशल, कोई नई चीज सिखानी होती है उसके लिए। यस, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बच्चों के चिंतन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ध्यान रखना दोस्तों, आपसे नहीं पूछा है। ऑप्शन नंबर वन, बच्चे अपने आसपास की विविध घटनाओं के बारे में सक्रिय पूर्वक सोचते हैं और उसमें अन्वेषण, खोजबीन करना, छानबीन करने की लालसा होती है। क्या ये ठीक है? ओके, पॉजिटिव लग रहा है। बच्चे अपने आसपास की वस्तुओं को जानने के लिए जन्मजात जिज्ञासु होते हैं। क्या ये बात सही है? ओके। बच्चे अपने आसपास की विविध घटनाओं के बारे में स्वयं अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। ये बात भी सही है। बच्चे प्रतियों को स्वयं नहीं सोच सकते और अध्यापक की मूल भूमिका उन्हें जानकारी उपलब्ध कराना होता है। क्या ये बात सही है? बच्चे प्रतियों को स्वयं नहीं सोच सकते, बच्चे स्वयं सोच सकते हैं। अध्यापक की मूल भूमिका उन्हें जानकारी उपलब्ध कराना तो होता ही है, परंतु बच्चे स्वयं नहीं सोच सकते। ये आपका पॉजिटिव आंसर नहीं लग रहा है, तो आई का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर, यस, बच्चे प्रतियों को स्वयं नहीं सोच सकते और अध्यापक की मूल भूमिका है उनको जानकारी उपलब्ध कराना होता है। फोर्थ इज राइट आंसर। यस, आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अधिगम एक और प्रक्रिया। अधिगम कौन सी प्रक्रिया है? अधिगम कौन सी प्रक्रिया है? क्या ये सरल व व्यक्तिगत प्रक्रिया है, जटिल व निष्क्रिय प्रक्रिया है, जटिल व सक्रिय प्रक्रिया है, सरल व रेखीय प्रक्रिया है? तो क्या होगा दोस्तों इसका राइट आंसर? अधिगम एक और प्रक्रिया है। क्या है? अधिगम एक जटिल व सक्रिय प्रक्रिया होती है। यस, ऑप्शन नंबर थर्ड इस राइट आंसर। अधिगम एक जटिल व सक्रिय प्रक्रिया होती है, तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आपकी कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम, क्या पूछा है दोस्तों? अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य बनाने के लिए, किसके लिए? सार्थक बनाने के लिए, सुसाध्य बनाने के लिए अध्यापिका या अध्यापक को अपनी कक्षा में सामाजिक सांस्कृतिक क्या करना है? सामाजिक व सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषाई विविधताओं को रिक्त स्थान चाहिए, समझना चाहिए, अनदेखा करना चाहिए, टाल देना चाहिए, अपेक्षित कर देना चाहिए, ये साध बनाने के लिए। यस, तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, समझना चाहिए। अर्थपूर्ण अधिगम, अर्थपूर्ण अधिगम बच्चों को यदि किसी भी चीज अर्थपूर्ण ढंग से समझाना है तो उसके लिए बच्चों को सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषाई विविधता को समझना चाहिए। यस, ऑप्शन नंबर वन इज राइट आंसर। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9। एक कक्षा में अध्यापिका अपनी शिक्षा शास्त्र व आकलन की विधियों को विद्यार्थियों के व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार परिवर्तन करती है। ओके, क्या वह पाठ्य पुस्तक केंद्रित होती है?
व्यवहारवादी होती हैं, अध्यापक केंद्रित होती हैं, प्रगतिशील केंद्रित होती हैं? बताइए दोस्तों, क्या होगा इसका राइट आंसर? एक अध्यापिका या अध्यापक अपनी शिक्षा शास्त्र का आकलन की विधियों के विद्यार्थियों को व्यक्तिगत जरूरतों को परिवर्तन करती है, तो वो क्या कर रही है? वो प्रगतिशील प्रगतिशील पद्धति का उपयोग कर रही है। यस, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। ओके, यस, आपका अगला क्वेश्चन है। बच्चों का विद्यालय में असफल होना। ध्यान रखना दोस्तों, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपको आपके सेट में, हर एक सेट में आपको ये मिलेगा। बच्चों के विद्यालय में असफल होना क्या कहलाता है? साबित करता है कि इन बच्चों में आनुवांशिक पैदाइशी कमियां। क्या ऐसा हो सकता है? बच्चे आनुवांशिक तौर पे कमियां लेकर के पैदा होते हैं। क्या ये सही आंसर लग रहा है आपको? और उन्हें विद्यालय से निकाल देना चाहिए। तो भाई, प्रगतिशील शिक्षा का क्या मतलब रहेगा? जब बच्चों को ही आप निकाल दोगे तो प्रगतिशील शिक्षा का क्या औचित्य रहेगा? यस, ऑप्शन नंबर 2। सूचित करना, यह सूचित करता है कि अभिभावकों में अपने बच्चों की अधिगम में, भाई माता पिता को अपने बच्चे के सीखने में सहायता करने का सामर्थ्य नहीं है। क्या ये ठीक रहेगा? माँ बाप ही बच्चे को पढ़ाएंगे, प्रगतिशील शिक्षा का कोई असर नहीं होगा। यस, ऑप्शन नंबर 3 प्रस्तावित करना है कि वंचित पृष्ठभूमि वाले बच्चों में अधिगम का सामर्थ्य नहीं होता। कि जो पिछड़े बच्चे होते हैं उनमें सीखने की कोई रुचि नहीं होती, किसी भी प्रकार का अध्ययन प्रक्रिया नहीं कर सकते उनमें। गलत, ये क्वेश्चन, ये आपका ऑप्शन गलत है। निर्दिष्ट करता है कि विद्यालय इन बच्चों की आवश्यकताओं और रुचियों की पूर्ति करने में समर्थ नहीं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? नंबर 4 निर्दिष्ट करता है कि विद्यालय इन बच्चों की आवश्यकताओं और रुचियों की पूर्ति करने में समर्थ नहीं है। बच्चों के विद्यालय में असफल होने का मूल कारण यही होता है। यस, आपका अगला क्वेश्चन है मित्रों। समूह में एक दूसरे को पढ़ाने और सहायता करने से, भाई समूह में एक दूसरे को पढ़ाने और सहायता करने से बच्चों का ध्यान भंग हो जाएगा? क्या बच्चों का ध्यान भंग होता है समूह में? ग्रुप लर्निंग, ग्रुप डिस्कशन के अंदर में बच्चों का ध्यान भंग हो जाता है और यह एक प्रभावशाली शैक्षिक पद्धति नहीं होती है। गलत, नेगेटिव आंसर है आपका। बच्चों में प्रतिस्पर्धात्मक प्रवृत्ति उत्पन्न होती है जो कि अधिगम में विघ्न या रुकावट पैदा करती है। इससे क्या विघ्न व रुकावट पैदा होती है? ग्रुप डिस्कशन से एक दूसरे के साथ पढ़ाई करने से क्या उनमें रुकावट आती है? ऑप्शन नंबर 3 बच्चे स्वयं की चिंतन प्रक्रिया पर आपेक्ष कर सकते हैं और संज्ञानात्मक क्रियाकलाप के उच्च स्तर पर पहुंच सकते हैं। यह आपको पॉजिटिव आंसर है, ये ठीक लग रहा है। बच्चों में अति उत्पन्न हो सकती है, हो जाती है, जो उसके अधिगम में हस्तक्षेप करते हैं। क्या ये आपका ठीक है? गलत। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। बच्चे स्वयं की चिंतन प्रक्रिया पर आपेक्ष कर सकते हैं और संज्ञानात्मक क्रियाकलाप करके एक दूसरे के साथ में, ग्रुप स्टडी के साथ में वह सीख सकते हैं। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 3। ओके, यस, अगला क्वेश्चन है आपका। बच्चों के सामाजिककरण में विद्यालय, ये सामाजिककरण का क्वेश्चन है। क्या प्राथमिक कारक होता है, क्या द्वितीयक कारक होता है, या कोई भूमिका नहीं निभाता, कि बहुत कम भूमिका निभाता है? तो दोस्तों, बच्चों के सामाजिककरण में विद्यालय द्वितीयक कारक के रूप में काम करता है। यस, तो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। ओके, आपका अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया है कि बच्चों का चिंतन गुणात्मक रूप से वयस्कों की अपेक्षा अलग होता है? क्या हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा, कोहले के द्वारा, जीन पियाजे के द्वारा, लेव वाइगोस्की के द्वारा? ध्यान देना बच्चों, ये आपके हर एक सेट में 2 या 3 क्वेश्चन पियाजे से आपको मिलेंगे। चिंतन गुणात्मक रूप से वयस्कों की अपेक्षा अलग होता है, ये जीन पियाजे महोदय के द्वारा कहा गया वक्तव्य है। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 3। यस, अगला क्वेश्चन है आपका।
विकास के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ओके, विकास के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर 1, विकास सुरुचिपूर्ण सुव्यवस्थित समूह की आवश्यकताओं में पूर्व निश्चित अनुवांशिक घटकों के कारण होता है। क्या ये बात सही है? विकास एक सरल और एक दूसरी प्रक्रिया है। क्या ये बात सही है? बच्चों के विकास में बहुत सी सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं। क्या ये बात सही है? संसार में सभी बच्चों का विकास एक ही क्रम में और सुनिश्चित समय से होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 3, बच्चों के विकास में बहुत सी सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं। यस, ऑप्शन नंबर राइट आंसर। विकास के विषय में बच्चों के विकास में बहुत सी सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं। यस, इसका 3rd राइट आंसर होगा। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से मध्य बाल्यावस्था की अवधि का मुख्य प्रमाण चिन्ह कौन सा होता है? ये देखिए दोस्तों, मध्य बाल्यावस्था, ऑप्शन नंबर 1, पेशीय कौशल और समग्र शारीरिक वृद्धि का तेजी से विकास होता है। क्या ये बात सही है? वैज्ञानिक तर्क और अर्थपूर्ण अमूर्त रूप से सोचने की क्षमता का विकास होता है। क्या ये बात सही है? प्रतीकात्मक खेल का उभरना होता है। तर्क संगत विचारों का विकास जो किसी प्राकृतिक रूप से मूर्त होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 4, मध्य बाल्यावस्था की स्थिति में मुख्य प्रमाण चिन्ह होते हैं तर्क संगत विचारों का विकास जो कि प्राकृतिक रूप से मूर्त होता है। यस, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। ओके, आपका अगला क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में संरक्षण, वर्गीकरण व श्रेणीबद्धता करने में सक्षम नहीं होते हैं। प्रतीकात्मक और सांकेतिक खेलों में भाग लेना प्रारंभ कर देते हैं। परिकल्पित निगमनात्मक तर्क और प्रतिज्ञापी चिंतन करने में समर्थ होते हैं। केंद्रीकरण और अनुत्क्रमणीकरण सोच में आबद्ध होते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 3, परिकल्पित निगमनात्मक तर्क और प्रतिज्ञापी चिंतन करने में समर्थ होते हैं। यस, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। ओके, आपका अगला क्वेश्चन है, लॉरेंस कोल्बर की नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था में है जब वह विश्वास करता है कि वर्तमान सामाजिक प्रणाली को संक्रियापूर्वक बनाए रखने में धनात्मक मानवीय संबंध और सामाजिक वर्ग सुरक्षित रहता है? तो दोस्तों उसका फर्स्ट ऑप्शन है यंत्रीय उद्देश्य अभिविन्यास, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास, दंड और आज्ञा पालन अभिविन्यास, सामाजिक क्रम व्यवस्था और अभिविन्यास। तो दोस्तों बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 4, यस, सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास। लॉरेंस कोल्बर की नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था में जब वह विश्वास करता है कि वर्तमान सामाजिक प्रणाली को सक्रियता पूर्वक बनाए रखने में धनात्मक मानवीय संबंध और सामाजिक वर्ग सुनिश्चित करता है, वह सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास के द्वारा होता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। ओके, यस, अगला क्वेश्चन है आपका, बाल्यावस्था की अवधि में विकास। ध्यान रखना दोस्तों, ये पूछ रहा है आपसे बाल्य अवस्था की अवधि में विकास कैसे होता है? में केवल परिणात्मक परिवर्तन से होता है? क्या ये बात ठीक है? अनियमित और असंबद्ध के द्वारा होता है? क्या ये बात ठीक है? धीमी गति से होता है एवं उसे मापा नहीं जा सकता, बहुस्तरीय और मिश्रित होता है। तो आप सभी को इसका राइट आंसर पता होगा दोस्तों। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 4, बहुस्तरीय और मिश्रित होता है। बाल्यावस्था की अवधि में विकास बहुस्तरीय एवं मिश्रित होता है, मिला जुला मिसलेनियस होता है। ओके, यस, अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 19, निकटस्थ विकास का क्षेत्र क्या है? ध्यान से समझे दोस्तों, निकटस्थ विकास का क्षेत्र क्या होता है? वह प्रक्रिया जिसमें शुरू से विभिन्न समझ वाले दो व्यक्ति
समान समझ पर पहुंचते हैं। क्या ये बात ठीक है? वही प्रक्रिया जिसमें बच्चे समाज के वयस्क सदस्यों द्वारा निर्धारित विधियों से कार्य करते हैं। बच्चों के वर्तमान स्तर पर स्वतंत्र प्रदर्शन और वयस्क व अधिक कौशल वाले समकक्षियों की सहायता से बच्चे द्वारा उपार्जित किए जाने वाले प्रदर्शन के माध्यम का क्षेत्र होता है। विभिन्न प्रकार के कार्य जो कि अपनी आयु के अनुसार बच्चों को करने चाहिए परंतु वही नहीं कर सकता। निकटस्थ विकास का क्षेत्र क्या कहता है दोस्तों? ये कहता है बच्चों के वर्तमान स्तर पर स्वतंत्र प्रदर्शन और वयस्क व अधिक कौशल वाले समकक्षियों की सहायता से बच्चे द्वारा उपार्जित किए जाने वाले प्रदर्शन के मध्य का क्षेत्र होता है। यस, ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट आंसर। ओके, आपका अगला क्वेश्चन है। फिर से आपको प्रगतिशील कक्षा के बारे में पूछा गया है। प्रगतिशील कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान अधिगमकर्ताओं का मूल्यांकन। ओके, ऑप्शन नंबर वन, अभिभावकों को प्रतिपुष्टि देने के प्रयोजन से बेहद सरल, कम सरल व असफल विद्यार्थियों को पहचानने में सहायता करता है। कि ये बात सही है कि भाई तुम्हारा लड़का कमजोर है, तुम्हारा लड़का तेज है? नो, बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बच्चों की समझ की जानकारी देता है और अध्यापिकाओं को अपने शिक्षा शास्त्र पर विचार करने की आवश्यकता है। ये आपका पॉजिटिव क्वेश्चन आंसर लग रहा है, तो ये ठीक हो सकता है। बच्चों के अधिगम में सहायक नहीं होता। कि ये बात सही है? नो। बच्चों की अधिगम प्रक्रिया में रुकावट उत्पन्न करेगा? नो। क्या बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में ये प्रगतिशील शिक्षा रुकावट पैदा करेगा? नो। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर टू। बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बच्चों की समझ की जानकारी देता है और अध्यापक या अध्यापकों को अपने शिक्षा शास्त्र पर विचार करने में सहायक होता है, जिससे बच्चे का विकास, बच्चे को पढ़ाने की टीचिंग व लर्निंग की स्किल डिफरेंट तरीके से बच्चे को समझाया जा सके। ओके, यस, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड। आपका अगला क्वेश्चन है। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बुद्धि के प्रकार और अंतः स्थिति अनुपालन संभावना के अनुसार सही होता है? तो बुद्धि के प्रकार है, भाषिक है, मूर्तिकार है, खिलाड़ी है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर टू। शारीरिक गति संवेदना ये खिलाड़ी में पाई जाती है। यस, ऑप्शन नंबर टू। ज़्यादा टाइम न लेते हुए ये हार्वर्ड गार्डनर से आपके हर एक सेट में 2 या 3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, तो इसको डीपली गहराई से समझने की बहुत आवश्यकता है। ये हार्वर्ड गार्डनर चाचा महोदय आपके एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चन आपको देखे जाएंगे। ओके, यस, अगला क्वेश्चन है। लेव वाइगोस्की के अनुसार बच्चों का संज्ञानात्मक विकास चरणों में होता है। क्या ये बात सही है? वाइगोस्की चाचा ने बच्चों का संज्ञानात्मक विकास चरणों में होता है ये बात कहा है। स्कीमा के परिकल्पन से बच्चों में संज्ञानात्मक विकास अग्रसर होता है। क्या ये बात ठीक है? बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्या ये बात सही है? बच्चे भाषा अधिगम यंत्र द्वारा भाषा से सीखते हैं। क्या बच्चे किसी यंत्र के द्वारा, टेप रिकॉर्डर, टीवी के द्वारा भाषा को सीखते हैं? नो। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका हुआ लेव वाइगोस्की के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा की एक महत्वपूर्ण भूमिका पाई जाती है। यस, ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट आंसर। ये आपका राइट आंसर होगा। ओके, आपका अगला क्वेश्चन है। बाल केंद्रित कक्षा वह है जिसमें, ये देखिए बाल केंद्रित कक्षा से फिर आपका क्वेश्चन आया है। बच्चों के व्यवहार को निर्देशित करने के लिए अध्यापक पुरस्कार और दंड देता है। क्या मास्टर जी चॉकलेट या टॉफियां देंगे? यदि नहीं माने तो लाठी डंडे से कूट देंगे उनको, इससे काम हो जाएगा? नहीं। बाल केंद्रित शिक्षा कक्षा में ये बात पूछी जा रही है। अध्यापक लचीला है और प्रत्येक बच्चों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करता है। ये बात सही है, पॉजिटिव है। अध्यापक केवल, ये आपका फिर आ गया केवल नेगेटिव वर्ड, पाठ्य पुस्तक को ज्ञान के स्रोत के लिए उपयोग करेगा। सिर्फ पाठ्य पुस्तकों के द्वारा ही बच्चों को सिखाया जा सकता है, ज्ञान दिया जा सकता है। क्या ये बात सही है आपकी?
ऑप्शन नंबर 4, अध्यापक बच्चों को उनकी क्षमताओं के आधार पर वर्गीकृत करेगा। क्या ये बात ठीक है कि भाई तुम कमजोर बच्चे हो, तुम तेज हो, तुम प्रगतिशील बच्चे हो, तुम ज़्यादा माइंडेड हो, तुम मंद बुद्धि आदमी हो, तुम अलग क्लास में जाओ? नो, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, अध्यापक लचीला है और प्रत्येक बच्चों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करता है। बाल केंद्रित शिक्षा का यह प्रमुख उद्देश्य होता है। ओके दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चों की संज्ञानात्मक विकास में, ध्यान रखना दोस्तों, ये पूछ रहा है आपसे, संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये अल्बर्ट बंडूरा महोदय ने कहा है, बीएफ स्किनर ने कहा है, लेव वाइगोस्की महोदय ने कहा है, या जीन पियाजे महोदय के आधार पर वर्गीकृत करता है? तो क्या होगा दोस्तों इसका राइट आंसर? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 3, सांस्कृतिक उपक्रम संज्ञानात्मक विकास। ये लेव वाइगोस्की की प्रमुख स्टेटमेंट है। यस, तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कक्षा में सभी लिंगों में जेंडर रूढ़िवादिता। ओके, ये आपका क्वेश्चन जेंडर रूढ़िवादिता से आया हुआ है। ये इंपॉर्टेंट है, आपको 2 क्वेश्चन आपके मिलेंगे, प्राथमिक में मिलेंगे आपको 2 और अपर प्राइमरी में आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे जेंडर रूढ़िवादिता से। ओके, कक्षा में सभी लिंगों में जेंडर रूढ़िवादिता कम करने और विकास के विस्तार की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए प्रभावशाली पद्धति, ऑथेंटिक पद्धति कौन सी हो सकती है? एक ही लिंग की योग्यता समूह बनाना, भाई सिर्फ लड़के लड़के हों, लड़कियां ना हो, क्रियाकलाप के लिए मिश्रित लिंग समूह बनाना और विचार विमर्श करने को प्रोत्साहित करना। यस, ओके, लिंग के जैविक अंतरों की अपेक्षा करना और उन्हें अस्वीकार कर देना, कई लड़के और लड़कियां अलग अलग रहेंगे ये स्वीकार कर देना, समाज में चित्रित लिंग भूमिकाओं को प्रबल करना। क्या ये बात सही रहेगी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, क्रियाकलाप के लिए मिश्रित लिंग समूह बनाना और विचार विमर्श को प्रोत्साहित करना। यस, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका, अध्यापकों को कक्षा में बहुभाषीयता को, यस, अध्यापकों को कक्षा में बहुभाषीयता को एक समस्या मानना चाहिए, एक व्यवस्थागत मुद्दा मानना चाहिए, एक गुण और एक साधन मानना चाहिए, या एक रुकावट मानना चाहिए? तो बताइए बहुभाषिकता क्या है? राइट आंसर क्या होगा दोस्तों इसका? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, एक गुण और एक साधन के रूप में मानना चाहिए। यस, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका, प्रतिभाशाली और सृजनात्मक बच्चों। ओके, यस, प्रतिभाशाली और सृजनात्मक बच्चों की आवश्यकताओं को किस प्रकार संबोधित किया जा सकता है? प्रश्न हल करने के लिए विशिष्ट आदेश देकर के उपलब्ध कराना चाहिए, रटने पर आधारित परीक्षा देनी चाहिए, रटन पद्धति को अपनाना चाहिए, चुनौतीपूर्ण कार्य और निरस्ता दूर करने के लिए क्रियाकलाप देना चाहिए। ये आपका पॉजिटिव लग रहा है। वे प्रश्न देकर जिनमें अभिमुखी चिंतन की आवश्यकताएं हैं। तो क्या होगा दोस्तों इसका राइट आंसर? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। यस, अगले क्वेश्चन पे चलें। पठन वैफल, यस, डिस्लेक्सिया के बारे में पूछा है। बच्चों की पहचान किस प्रकार से की जा सकती है? उनके पढ़ने और लिखने की कौशलता के विश्लेषण से, उनकी जटिल व उच्च स्तरीय समस्याओं को हल करने की क्षमता का आकलन करके, क्या ये बात ठीक है? उनके सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ को जानना। अरे पठन वैफल के बारे में पूछा है, सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ से क्या लेना भाई उसको? पूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य की परीक्षण के द्वारा। क्या ये बात ठीक होगी? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, उनके पढ़ने और लिखने की कौशल के विश्लेषण के द्वारा पठन वैफल बच्चों की पहचान की जा सकती है। यस,
ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। आंशिक दृष्टि वाले विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम सामग्री उपयुक्त नहीं है? ओके, आपसे पूछा है दृष्टिबाधित बच्चे हैं उनके लिए कौन सी सामग्री उपयुक्त नहीं है। नहीं पे ध्यान देना है दोस्तों। बोलती किताबें, स्पर्शीय सूचना पट या छोटी मुद्रण वाली कार्यशीटें, बड़े आकार में मुद्रित पुस्तकें, त्रिविमीय नक्शे और चार्ट। ओके, क्या होगा दोस्तों इसके राइट आंसर? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 2, छोटी मुद्रित वाली कार्यशीट। अरे बच्चे, दृष्टिबाधित बच्चे हैं, छोटी मुद्रित वाली कार्य पुस्तकों कार्यशीट से क्या पढ़ाएंगे हो भाई? उनके लिए तो ब्रेल लिपि चाहिए ना। जो दृष्टिबाधित बच्चे होते हैं उनके लिए सबसे ऑथेंटिक ब्रेल लिपि होती है, जिससे वह छू करके, महसूस करके, सुन करके चीज़ों को सीख सकें। ओके, यस। आपका अगला क्वेश्चन है, यह आपका समावेशी शिक्षा से एक और क्वेश्चन आ गया। समावेशी शिक्षा के पीछे अंतर्निहित विचार क्या है? ओके, अलग अलग क्षमताओं वाले बच्चों के लिए विशिष्ट शैक्षिक संस्थानों का प्रावधान करना। क्या ये बात सही है? दार्शनिकता की सभी बच्चों को नियमित विद्यालयों में समान शिक्षा पाने का अधिकार है। क्या ये बात सही है? बच्चों को उनकी योग्यता के आधार पर पृथक पृथक करना और व्यावसायिक प्रशिक्षण का प्रबंधन कराना चाहिए। क्या ये बात सही है? बच्चों को अलग अलग करना है, व्यापारिक प्रशिक्षण सिखाना है। बच्चों की अक्षमताओं के आधार पर उनकी सीमाओं की पहचान करने के लिए उन्हें नामांकित कहना कि भाई तुम मंद बुद्धि हो, तुम तीव्र बुद्धि के बालक हो, तुम अलग स्कूल में पढ़ोगे, तुम अलग क्लास में पढ़ोगे। क्या ये करना चाहिए? नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, यस। दार्शनिकता की सभी बच्चों को नियमित विद्यालयों में, एक समान विद्यालयों में समान शिक्षा पाने का अधिकार हो। ओके दोस्तों, आज इतनी क्वेश्चन थे अपने 30। तो बताइए आपको कैसी क्लास कैसी लगी? यदि आपको ये प्रयास, ये सेशन काफ़ी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक, एक सब्सक्राइब और एक कमेंट जरूर करें। काफ़ी मेहनत से ये क्वेश्चन तैयार होते हैं। ओके, तो थैंक यू ऑल ऑफ यू। अपना ध्यान रखें, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। ओके, जय हिंद, धन्यवाद।